हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड वेलकम मॉर्निंग सर। आपका कॉमर्स क्लास में। तो अपना टॉपिक चल रहा था करंट असेट्स। करंट असेट्स चालू संपत्तियां। करंट असेट्स में हमने आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बता दिया और आज चलता है हमारा पॉइंट, साथ के साथ हमने इन्वेंट्री को बता दिया। आज चलता है हमारा पॉइंट ट्रेड रिसीवेबल। पॉइंट डालो इसको। इसमें थर्ड पॉइंट था ट्रेड रिसीवेबल। प्राप्य विपत्र। ट्रेड रिसीवेबल, इसकी डेफिनेशन लिखो आप ट्रेड रिसीवेबल की। ट्रेड रिसीवेबल मीन्स trade receivable means receipt of business, receipt of business from debtor and bills receivable, from debtor and bills receivable। देखना ट्रेड रिसीवेबल की क्या डेफिनेशन हो गई कि ट्रेड रिसीवेबल का मीन्स क्या होता है, पैसा रिसिप्ट होगा हमें और पैसा किससे रिसिप्ट होगा, डेब्टर से एंड बीआर से। ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल का मीन्स हो गया डेब्टर एंड बीआर, बिल्स रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल डेब्टर एंड बीआर का कंबाइंड रूप ट्रेड रिसीवेबल कहलाएगा। डेब्टर्स को बोलेंगे हम देनदार और बिल्स रिसीवेबल को बोलेंगे प्राप्य बिल। जिनसे डेब्टर से एंड बीआर से हमें पेमेंट रिसीव होगा। वापस देख लेना एक बार, डेब्टर्स का मीन्स क्या होता है कि जिसको हमने क्रेडिट सेल्स किया उनसे पैसा रिसिप्ट होगा। और बीआर का मीन्स क्या होता है, जिनको हमने क्रेडिट सेल्स किया उन लोगों ने अभी तक हमें पेमेंट नहीं दिया, हमने उन पे बिल रोट किया, राइट किया और उन लोगों ने बिल एक्सेप्ट किया। आउटस्टैंडिंग जो अमाउंट है वो आफ्टर सम टाइम या स्पेशल पीरियड के दौरान वो पेमेंट कर देंगे। डेब्टर से भी पेमेंट रिसीव होगा एंड बीआर से भी पेमेंट रिसीव्ड होगा। तो इन दोनों का जो कंबाइंड रूप है, डेब्टर एंड बीआर का जो कंबाइंड रूप है, वही क्या कहलाएगा, ट्रेड रिसीवेबल कहलाएगा। देखना रिकॉर्ड, इट इज करंट असेट। हेडिंग डाल रखा करंट असेट, तो इसका मीन्स भी क्या हो गया, ये करंट असेट में रिकॉर्ड की जाएगी। और करंट असेट्स जो कहाँ राइट की जाती है, डेबिट साइड राइट की जाएगी। और डेबिट साइड कहाँ राइट होगी, डेबिट साइड होगी करंट असेट। और डेबिट साइड न मान के इसको क्या माना जाएगा यहाँ पे, असेट्स। और असेट्स को राइट करेंगे बैलेंस शीट में। करंट असेट्स, ट्रेड रिसीवेबल करंट असेट्स है और करंट असेट्स ही असेट्स है और असेट्स को राइट किया जाता है बिल्स रिसीवेबल में। स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे चलते हैं। हाँ भाई, अब चलते हैं हम डेब्टर्स की क्या डेफिनेशन होती है उसके बारे में पढ़ते हैं और साथ ही साथ बिल्स रिसीवेबल की भी डेफिनेशन को देखते हैं। तो अगला पॉइंट आप राइट कर ले, डेब्टर्स। डेब्टर एंड बीआर कंबाइंड रूप है ट्रेड रिसीवेबल का। देखना फोर्थ पॉइंट आ रहा है इसमें, डेब्टर्स।
देनदार। इसकी क्या डेफिनेशन हो गई? जब बिजनेसमैन किसी कस्टमर को क्रेडिट सेल्स करता है, यानी अभी उस कस्टमर ने हमें पेमेंट नहीं किया, तो जो क्रेडिट सेल्स किया गया वो कस्टमर हमें आफ्टर सम टाइम कुछ पेमेंट देगा, उस कस्टमर को यहाँ डेप्टर बोला जाएगा। तो डेफिनेशन दो, ए पर्सन हु owns money, a person who owns money to the firm generally an account on account of credit sales of goods, it's called debtors। ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करें। फार्म और ये पर्सन, डेफिनेशन यहां अच्छी तरीके से एक्सप्लेन हो जाएगी। ये फर्म है और ये दूसरी आउटसाइड जो हमारे दे रखा है ये पर्सन है। अब फर्म ने सेल किया, गुड्स को सेल किया है, फर्म ने गुड्स को सेल किया है एक पर्सन को। पहले आपको क्लियर कर दिया था कि जो सेल्स होती है टू टाइप से होती है। एक सेल होगी कैश सेल, एक सेल्स होती है कैश सेल्स और एक सेल होती है क्रेडिट। एक सेल होती है क्रेडिट सेल्स और एक होती है कैश सेल्स। जो हम क्रेडिट सेल्स करते हैं, जो बिजनेसमैन जो या जो फर्म किसी पर्सन को क्रेडिट सेल्स करती है, यहाँ पे सेल्स हो गई क्रेडिट सेल्स करती है, तो उस सेल्स में इस पर्सन के पास ये जो पर्सन है ओन हो गया, यानी इस पर्सन को पेमेंट किया करना पड़ेगा फर्म को, तो ये एज ए डेब्टर कोल्ड किया जाएगा, डेब्टर कहलाएगा, यानी देनदार। यानी पर्सन के द्वारा बाय द पर्सन के द्वारा फर्म को पेमेंट किया जाएगा, तो ये पर्सन क्या हो गया? डेब्टर हो गया। When the businessmen are credit sales to the customer, जब कोई बिजनेसमैन कस्टमर को क्रेडिट सेल्स करता है, द कस्टमर कोल्ड डेप्टर, कस्टमर को डेप्टर कहा जाएगा। देख लो वही डेफिनेशन है, ए पर्सन हु ऑन्स, यानी उधार, एक व्यक्ति जो मांगता है मनी टू द फर्म जनरली ऑन अकाउंट, उसके अकाउंट में हम राइट कर देते हैं टू क्रेडिट सेल्स, उसको उधार सेल किया गया है, ऑफ गुड्स, इट्स कॉल्ड डेप्टर, इसको डेप्टर कहा जाएगा। और डेप्टर एज ए करंट असेट, ध्यान देना, डेप्टर का मीन्स हो गया एज ए करंट असेट, और करंट असेट को बैलेंस शीट के असेट साइड राइट किया जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। अगला जो पॉइंट है हमारे पास, अगला जो पॉइंट है बिल्स रिसीवेबल, राइट करें। इस पॉइंट में किसी के डाउट? नो सर। कोई डाउट हो तो कंसल्ट करते देना। हाँ भाई, अगला पॉइंट डालो आप, फिफ्थ पॉइंट डेप्टर्स। डेप्टर्स तो हो गया, अगला पॉइंट हमारा बिल्स रिसीवेबल। एज ए डेप्टर्स की डेफिनेशन है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल प्राप्य बिल। ध्यान देना, बिल्स रिसीवेबल की क्या डेफिनेशन होगी? ये बिल्स के आगे क्या लिखा है आपने? रिसीवेबल, RECEIVABLE, बिल्स रिसीवेबल। देखना, बिल्स रिसीवेबल की डेफिनेशन अभी बताते हैं। वही बात आ रही है, एज ए फर्म
और ये पर्सन। सर देखना, एज ए फ्रॉम, एज ए पर्सन, फ्रॉम ने पर्सन को क्या किया, क्रेडिट सेल्स। देखना, फ्रॉम ने पर्सन को क्रेडिट सेल्स किया है, तो पर्सन हो गया हमारे यहाँ पे डेप्टर। क्लियर। अब ये जो फर्म क्या करेगी, यहाँ पे एक बिल राइट करेगी। फर्म क्या करेगी, बिल राइट करेगी, और ये पर्सन उस बिल को एक्सेप्ट करेगा। पर्सन बिल को एक्सेप्ट करेगा। ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। फर्म के द्वारा बिल राइट किया जाएगा क्योंकि फर्म ने क्रेडिट सेल्स किया है। क्रेडिट सेल्स करने के बाद फर्म बिल को राइट करेगी पर्सन पे, पर्सन उस बिल को एक्सेप्ट करेगा, और जो मैच्योरिटी डेट है, ड्यू डेट है, उस डेट के लिए ये अपनी सहमति देगा, एक्सेप्ट करेगा कि मैं जो स्पेशल डेट है या जो मैच्योरिटी डेट है उस डेट को पेमेंट कर दूंगा। तो जो ये बिल आ रहा है और बिल जा रहा है, इस बिल को ही बोला जाएगा बिल्स रिसीवेबल। तो इसकी डेफिनेशन लिखो आप बिल्स रिसीवेबल की। द पर्सन क्रेडिट सेल the person who takes credit sales from business after bill for outstanding amount the bill for outstanding amount is called bills receivable। देखना, जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है वही एक्सप्लेन यहाँ पे लैंग्वेज में शो हो रही है। द पर्सन हु टेक, एक पर्सन जो क्रेडिट सेल्स करता है, टेक करता है, लेता है फ्रॉम बिजनेस फर्म, एक फर्म से क्रेडिट सेल्स टेक करता है, एंड आफ्टर दिस एक्सेप्ट, और कुछ समय बाद में बिल को एक्सेप्ट करता है, और आउटस्टैंडिंग बिल को, जो बकाया बिल है या पूरा पूरा जो अमाउंट है, होल अमाउंट है, उसके लिए पेमेंट करने के लिए वो उस बिल को एक्सेप्ट करता है। उस प्रोसेसिंग को क्या बोला जाएगा, यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल बोला जाएगा। हाँ भाई, एनी डाउट? नो सर। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। डन सर। डन सर। हाँ भाई, अब आगे देखते हैं। 5th पॉइंट डालें आप। जो बिल्स रिसीवेबल और डेब्टर था ना, वो ट्रेड रिसीवेबल के पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान से देखना। अगला पॉइंट है अपना केस एंड केस इक्विवेलेंट। केस एंड केस इक्विवेलेंट। यस सर। देखना, केस एंड केस इक्विवेलेंट यानी नगद एवं नगद तुल्य, यानी हमारे पास जो केस होता है, जो मनी होती है, उसको ही केस एंड केस इक्विवेलेंट में इंक्लूड किया जाएगा। अब केस इक्विवेलेंट क्या है, देखना। एक तो बताया था मैंने करंट असेट। करंट असेट को केस में कन्वर्टेड होगा। करंट असेट केस में कन्वर्ट होगा, तो केस में कन्वर्ट होगा, कोई बता सकता है कितने टाइम के लिए कन्वर्ट होगा, कितने टाइम के अंदर अंदर कन्वर्ट होगा। यहाँ पे जो करंट असेट्स है, मैंने कल बताया थी। यस सर। कितने महीने में कन्वर्ट होगा ये केस में? 12 मंथ। 12 मंथ, 12 महीने। 12 महीने के अंदर अंदर। Which assets are converted into cash within 12 months, it's called current assets।
बट कुछ यस एसेट सर। ऐसी भी होती हैं, ध्यान से सुना, कुछ एसेट ऐसी भी होती हैं जिन्हें 3 महीने के अंदर अंदर, विथ इन 3 मंथ, विथ इन 3 मंथ यस कन्वर्ट सर। इनटू केस, जिन्हें केस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, उसे बोला जाएगा केस एंड केस इक्विवेलेंट। आया समझ में? नहीं क्या है बताइए आप। सर कुछ कैश ऐसी होती है जिनको अपन कैश में कैश करंट एसेट्स को कैश में कन्वर्ट 3 महीने में भी हो जाती है। हाँ, तो इसकी लिखो डेफिनेशन, विच करंट असेट्स आर, विच करंट assets are converted in case within very short time, ब्रैकेट में लिख लो 3 मंथ। इट्स कॉल्ड केस एंड केस इक्विवेलेंट। ऐसी एसेट जिनको हम 3 महीने के अंदर अंदर केस में कन्वर्ट कर देंगे, उन्हें बोला जाएगा केस एंड केस इक्विवेलेंट। अब इसके एग्जांपल ले लेते हैं कि केस एंड केस इक्विवेलेंट के क्या क्या एग्जांपल रखें। कॉमर्शियल पेपर हो गया, यानी जैसे हमें कोई बिल देता है कि भाई 3 महीने के अंदर अंदर इस बिल को आप केस में कन्वर्ट करवा सकते हैं, वो कॉमर्शियल पेपर हो गया। कोई ट्रेजरी बिल हो गया, कोई वेरी शॉर्ट टाइम के गवर्नमेंट के बॉन्ड है, वो है। तो हम इसमें आगे चलते हैं, एग्जांपल में देखो, लिखो इसमें कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल पेपर हो गया, ट्रेजरी बिल हो गया। हाँ, तो ये अपने एग्जांपल हो गए, कॉमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, मार्केटेबल सिक्योरिटी, जो मार्केट में हमने पैसा लगा रखा है 3 महीने के अंदर अंदर, तो वो हो गया। और वेरी शॉर्ट टाइम के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए जो गवर्नमेंट बॉन्ड है, वो हो गया। ऐसी एसेट ओके सर। जिन्हें 3 महीने के अंदर अंदर केस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, उसे हम केस एंड केस इक्विवेलेंट कहेंगे। कोई प्रॉब्लम? नो एनी सर। डाउट? नो सर। नो चलो सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका। सर 1 सेकेंड। डन सर। डन सर। सर ये मार्केटेबल के पास क्या है? मार्केटेबल सिक्योरिटीज, यानी मार्केट में हमने शॉर्ट टाइम के लिए पैसा दे रखा है किसी को, जिसको हम इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज को हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर सकते हैं। ओके सर। हाँ भाई, आगे डन चलते हैं सर। हम। आगे लो आप, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। 7 पॉइंट है अपना, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। ध्यान देना, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस क्या है। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस का मतलब हो गया कि हमने, देखो, एक तो आया था हमारे पास 3 मंथ, और एक आया था 12 मंथ। 3 मंथ और टर्म लोन एंड एडवांस क्या है। तो टर्म लोन एंड एडवांस का मतलब हो गया आफ्टर 3 मंथ एंड अंडर 12 मंथ, ऐसे असेट या विच असेट आर कन्वर्टेबल इनटू कैश आफ्टर
3 months and within 12 months it's called short term loan and advance। कहने का मतलब यह है, इसकी डेफिनेशन ये सिर्फ समझ सकते हैं कि मार्केट में जो अमाउंट होती है उस अमाउंट को, उस मनी को हमने मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है 3 मंथ से ज्यादा बट 12 मंथ से अंदर, या किसी को हमने लोन प्रोवाइड कर रखा है, उस पैसे को लोन के रूप में दे रखा है, या तो हमने किसी को लोन दे रखा हमारा बिजनेस का पैसा, या हमने किसी को एडवांस दे दिया है। जैसे मान लेते हैं हम किसी होलसेल रेट पे या किसी बड़े फर्म से हम बिजनेस कंसल्ट करते हैं, तो वो कहता है हमें कि भाई आप एडवांस में कुछ पेमेंट करो, बोलता है कि नहीं बोलता? यस सर। यस सर। साई। हाँ, तो हम उसको एडवांस पेमेंट करते हैं। जब तक वो माल हमारे पास रिसीवेबल नहीं हो जाता तब तक वो हमारा शॉर्ट टर्म लोन या एडवांस में काउंट किया जाएगा। क्लियर? तो शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस क्या हो गया? 3 मंथ से तो ज्यादा हो गया और 12 मंथ से क्या हो गया? कम हो गया। तो ये 6 मंथ के लिए होता है। आगे चलते हैं हम। इसका करंट असेट का लास्ट पॉइंट है अदर करंट असेट। ध्यान से देखना, लास्ट पॉइंट आ गया इसका अदर करंट असेट। अदर करंट एसेट्स। असेट ऐसी असेट जिसको सब जगह राइट करने के बाद भी कुछ असेट ऐसी होती है जो कहीं राइट नहीं होती, ना शॉर्ट टर्म में होती है, ना इन्वेस्टमेंट में होती है, और ना ही कहीं अदर करंट असेट और कहीं असेट में होगी। उसको हम राइट कहाँ करेंगे? अदर करंट असेट में राइट कर दिया जाएगा। इसकी भी कोई डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ इसके एक एग्जाम्पल है। जैसे बात करते हैं हम, किसी वर्कर को हमने काम पे कर रख रखा है, कोई वर्कर है हमारे जिसमें वो काम पे है, तो हम उसको मंथली सैलरी पे करते हैं। मंथली सैलरी पे करते हैं, 12 मंथ की होती है, लेकिन कभी कभार क्या कर देते हैं कि उसके रिक्वायरमेंट करने पे हम उसको एडवांस में पेमेंट कर देते हैं। एडवांस में पेमेंट कर दिया जाएगा, जैसे 13 मंथ की कर दी, 14 मंथ की कर दी, 15 मंथ की कर दी। तो 12 मंथ की जो होती है वो तो करंट होगी, करंट जो ईयर है। उसके बाद में जो भी एडवांस पेमेंट हो जाएगा उसको बोला जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या बोला जाएगा? प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो इसमें आपके आएगा प्रीपेड। सर अग्रिम खर्चे प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, जो ये एक्सपेंस होते हैं, हाँ एडवांस में पेमेंट कर दिया जाता है। ध्यान देना, प्री पेड, इसका जो चैप्टर आगे चलेगा, फिर भी पहले थोड़ा सा प्री यानी पहले, पहले, और पेड का मतलब दे दिया या भुगतान कर दिया। यस सर। ठीक है, और किसका पेमेंट कर दिया हमने? एक्सपेंस का, यस सर। खर्चों का। अब इसकी डेफिनेशन अलग बनती है जो आगे पढ़ाएंगे अपन, फिर भी और ले लेते हैं, ध्यान देना। देखना, 12 मंथ की सैलरी हो रही है, मानो 12,000। 12 मंथ की सैलरी 12,000 हो रही है, बट हमने पे की 15,000। कितना पेमेंट कर दिया? 15,000 पेमेंट कर दिया। तो हमने जो एडवांस पेमेंट किया वो हमारा 3,000 हो गया। इसको क्या बोला जाएगा यहाँ पे? प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड सैलरी के नाम, या जो भी प्रीपेड एक्सपेंस है उसको नाम काउंट किया जाएगा। इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो देखो, सुनना क्या करें। Which expenses are related to next year?
ऐसे खर्चे जो नेक्स्ट ईयर के रिलेटेड होते हैं, बट आर नाउ पेमेंट इन करंट ईयर, लेकिन उनका पेमेंट करंट ईयर में ही कर दिया गया है, ऐसे एक्सपेंस क्या कहलाएंगे? प्रीपेड एक्सपेंस कहलाएंगे। आई बात समझ में? फिलहाल आपको सिर्फ इतना ही करना है कि अगर करंट अफेयर्स में किस चीज को काउंट किया जाता है, तो मेन जो बात आ रही है, एक तो आएगी प्रीपेड एक्सपेंस की Expenses. बात आ गई, एक आती है हमारे पास सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू वैल्यू ऑफ LIC, लाइफ लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी। पॉलिसी। हाँ, कंपनी कर लो, पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी LIC होती है ना। यानी Yes, कोई sir. भी जो मेंबर होता है अपनी लाइफ पे पॉलिसी करवाता है, पॉलिसी करवाने के बाद मेच्योरिटी डेट होने के बाद उसको कुछ रिफंडेबल होती है अमाउंट, रिफंड होती है अमाउंट, जो रिफंड होती है अमाउंट, या जो भी पार्टनर से, ध्यान देना, A, B और C पार्टनर है, देखना सरेंडर वैल्यू क्या होती है। A, B, C पार्टनर है, हमने यहाँ पे ज्वाइंट में LIC करवा रखी है, तीनों ज्वाइंट ने। में क्या करवा रखी है? तीनों ने मिलके LIC करवा रखी है। अब सडनली किसी एक पार्टनर की यहाँ पे डेथ हो जाती है, तो ए और सी को पैसा मिलेगा क्योंकि उसके एक नॉमिनी पार्टनर है। की डेथ हो जाती है, नॉमिनी ने इन तीनों का ज्वाइंटली LIC ले रखी है। तो हाँ। इस एक पार्टनर के डेथ होने के बाद जितनी हमने पॉलिसी पे की है, जितनी हमने अमाउंट वहां पे पॉलिसी कंपनी में डिपॉजिट करवाई है, वो पॉलिसी पे जितना हमारे पास, कहने का मतलब तो यदि हम कह सकते हैं इंटरेस्ट, इस पार्टनर्स की पॉलिसी जो है यहाँ पे फिनिश हो जाएगी। बाकी ये दोनों पार्टनर्स को भी इस पॉलिसी का यहाँ पे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। मिलेगा। यानी किसी एक पार्टनर के डेथ होने के बाद में कंपनी से जो अमाउंट उस डेथ से लेकर और जो करंट ईयर तक पेमेंट किया था, उस पे कुछ एक मनी रिफंडेबल होती है, रिफंड होती है, उसी को क्या बोला जाएगा? सरेंडर वैल्यू। तो हमने आपको करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन थे वो क्लियर करवाए हैं। आज की क्लास को हम यही फिनिश करते हैं। कल हम पढ़ेंगे जो हमारी नॉन करंट अफेयर फिक्स्ड असेट्स है उनके बारे में। ठीक है, थैंक यू सो मच।